हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू डेली एपिसोड। तो आगाज़ करते हैं। और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग ली, बिल्कुल कंडीशन के मुताबिक, जैसा मैंने बोला था, बैटिंग जो लेगा उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। लेकिन भाई, आगाज़ जो है, स्टार्टिंग जो है, अफ़गानिस्तान ने स्लो ही की, बहुत ही ज़्यादा है। यानी आप कह सकते हो कि 6 ओवर में यानी 44 रन थोड़े से कम थे। अगर तकरीबन 10 रन और ऐड हो जाते, इसमें 54 रन बन जाते, एक ये थोड़ा सा बेनिफिट मिलता। ऊपर से 2 विकेटें भी ये लोग गंवा चुके थे। जो मतलब जो इनिंग को जो बिल्ड करने वाले बैट्समैन थे वही चले गए। लेकिन सदीकुल्ला अतल को ऊपर भेजते, थोड़ा बहुत कोई रहमानुल्लाह गुरबाज शायद अगर बच जाता, थोड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन मिलती। लेकिन एक बात है कि चलो समझ में आता है कि गुलबदीन नायब को आपने भेजा, और जिस तरीके से वो पुराने वाले स्टाइल में आया, पुराने वाले अंदाज में, जो मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके से 2019 के टाइम में जब खेला करता था एज कैप्टन गुलबदीन नायब, जब आपका मिडिल ऑर्डर में ही आता था बैटिंग करने ओडीआई में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सबसे अच्छी डिपेंड इनिंग लगती है। और जो कि उसने पूरा 180 के स्ट्राइक से अच्छा खेला। मैं मेरे ख्याल से सदीकुल्ला ने अटेल ने थोड़ा सा इनिंग में स्लो दिखाया है। और डफी जिस तरीके से मैंने बताया था कि 10 ओवर में कारामत साबित होगा, उसके ओवर में सदीकुल्ला अटेल आउट तो हुआ। लेकिन नुकसान ये हुआ वेस्ट न्यूजीलैंड का कि गुलबदीन ने थोड़ी सी धुलाई तो लगा दी थी। लेकिन गुलबदीन के आउट होने के बाद उमर ज़ई, नबी, इन्होंने थोड़ी सी रन्स ऐड करने लगे 10 ओवर में। फर्गूसन की भी थोड़ी धुलाई लगी, हेनरी ने थोड़ा सा बचाया। लेकिन एक चीज़ है कि अगर इनको चाहिए था अजमतुल्ला उमर ज़ई को दारविश रसूली के ऊपर भेजते तो थोड़ा सा 30 रन ये खेल हुआ था, 200 की स्ट्राइक रेट से खेलता और जी ऊपर थोड़े और रन आते। और साथ में आपका 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने गलती ये की कि डफी का 1 ओवर बचा था, उसको यूज़ नहीं किया, जिससे 30 रन आए अफगानिस्तान के खाते में। स्लो रन से रोक सकता था न्यूजीलैंड। तो ये दोनों का मैं आपको बता रहा हूँ कि सिचुएशन वाइज ये गलतियाँ हुई हैं। लेकिन आप अजमतुल्ला उमर ज़ई का जैसा मैं आपको बताऊँ, इसने और नबी ने स्लो जो बाउंस होती है ना, मैट हेनरी की हो गई, वो इन दोनों ने एक एक 3 बॉलें ना वो ज़ाया की हैं। और साथ में समझ नहीं आ रहा था करना क्या चाह रहे थे एंड में, वो बिल्कुल ही रिलीज़ कर दी थी, बॉल ही छोड़ रहे थे। तो ये एक अफगानिस्तान के लिए एक थोड़ा सा नुकसानदेह है। और बाकी स्पिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंटनर अपने हिसाब से सही आ रहा था। लेकिन आपका जो है रचिन रविंद्रा को लाने का मकसद ये था पार्ट टाइम में कि जो आपका जो गुलबदीन नायब है, क्योंकि जिस तरीके का स्टांस है वो क्योंकि सऊदी को इसलिए नहीं खिलाया। अगर सऊदी को खिलाते तो वो गुलबदीन नायब और ज़्यादा अच्छा चार्ज कर सकता था। 180 के स्ट्राइक रेट से खेले तो मुमकिन तौर पे 35 बॉलों पे 63 की जगह 79 75 भी ऐड कर सकता था, थोड़े तेज़ खेल सकता था। क्योंकि फ्रंट फुट की बॉल आराम से ईजिली इसके फ्रंट पर आ रही थी, बैट पर पड़ रही थी, आराम से इजीली टैकल करके वो मारता। तो वो उसमें एक नुकसान होता। तो एक समझदारी का, एक चालाकी थोड़ी सी दिखाई। और दूसरी के गुलबदीन को 10 ओवर में 30 रन ना जोड़े तो उससे पहले ही पहले रचिन रविंद्रा को लगा दिया, ताकि एक दफ़ा चार्ज ले तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसको आया कि वो और मज़ीद हिट पे जाए। तो उसकी जो डेथ, उसका जो बैक फुट बॉल है ना, वो जो सेंटनर का, उस पर इतना चार्ज नहीं कर रहा था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए सेंटनर ने रचिन को लगाया, इसलिए ताकि बैक फुट पे चार्ज करे तो कहीं ना कहीं उठा के कैच दे। क्योंकि उसका स्टांस भी ऐसा है तो वो उसको पिक कर लिए, कैरी कर लिए। क्योंकि फास्ट जो है ना, फास्ट को तो आराम से वो बैक फुट पे खेल रहा था। स्पिन थोड़ी सी उसकी बैक फुट की वीकनेस है, तो उसको आराम से एक्सप्लॉइट करते हुए पकड़ लिया। तो फिर न्यूजीलैंड की अगर बैटिंग स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग अच्छी थी मुजीब ने,
फिन एलन को कॉनवे की जगह खिलाया इसलिए था कि स्पिन की तरह थोड़ा सा बेनिफिट दे, थोड़े रन से ऐड करे, लेकिन उल्टा ही हुआ। क्या एलन के आउट होने के बाद सचिन को भी फौरन मुजीब ने जकड़ लिया, जबड़े से पकड़ लिया। पावर प्ले में ये एक प्रेशर बन सकता था, लेकिन दारिल मिचेल को भेजने की बजाय इन्होंने क्विलन फिलिप्स को भेजना ज़्यादा प्रीफर किया। वो भी मैं भी यही समझता था कि भेजना चाहिए था, लेकिन जब मैंने सारी सिचुएशन को जब जायज़ा लिया, पूरा खंगाला टटोला, तो उसमें मेरे को नज़र आया कि हाँ बिल्कुल सही किए, ठीक किए। वजह ये है कि पावर प्ले में स्पिन्स को थोड़ा सा उसने टैकल किया, थोड़ा सा सेट हुआ, थोड़े से रन ऐड किए। साइफर्ट थोड़ा सा चार्ज ले रहा था, पावर प्ले में चार्जिंग उसने ली, क्योंकि इसका एक कैच भी छूटा था राशिद का पहली बॉल पे जो चौका मार रहा था। तो जिस पर कैच छूटा था तो साइफर्ट वही गले का हड्डी बना, और जिसके सबब फिर आपने वह देखा कि राशिद को भी जो धुलाई लगाई ग्लेन फिलिप्स में पावर प्ले के बाद, जो 14 रन आया इसको पहले ओवर में राशिद को। और दूसरी बात ये है कि फजल हक फारूकी का इतना फ़ायदा इनको बेनिफिट मिल नहीं रहा था। पावर प्ले में थोड़ी ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन साइफर्ट ने इसको भी धो दिया। पहले इसका कैच छूटा, फिर 2 चौके और लगा दिए, 12 रन ऐड कर दिए, फिर 13 रन अगले उसके ओवर में आए। तो फिर उसके बाद फास्ट को इन्होंने यूज़ किया नहीं, और ज़्यादातर इन्होंने स्पिन पे ही ज़्यादा डिपेंड किया। ज़ियाउर रहमान को यूज़ किया मिडिल ऑर्डर ओवर में, और मज़े को डेथ ओवर में या मिडिल ओवर के बाद ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया, लेकिन बेफाज का भी इतना फ़ायदा नहीं दे रहा था। नबी को लगाया तो 18 रन उसको मार दिए साइफर्ट ने। और साइफर्ट तो बिल्कुल ही बाहुला हो गया था, क्योंकि कैच उसका छूटा तो एक तो वो गले पड़ गया था, ग्लेन फिलिप्स आउट तो हो गया, लेकिन थोड़ी इनिंग को बना के वो चले गया था ऐसा बिल्ड करके कि साइफर्ट ने जो भी वो आगे जो भी सत्यानाश किया। वह साइफर्ट के आउट होने के बाद चैपमैन मिचेल ने भी थोड़े से रन ऐड किए। फिर चैपमैन के आउट होने के बाद मिचेल ने भी फिनिशिंग दी 30 रन करके, तो यानी 18 ओवर में ही इनका काम ख़त्म कर दिया। और जैसा कि मैंने बोला था कि पिच की कंडीशन ऐसी थी कि 175 185 फिर भी चीज़ है, 185 प्लस जो है वो थोड़ा सा टफ है, 200 प्लस नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, थोड़ी स्लो कंडीशन है। तो वो आपने देख लिया कि अगर 200 तक भी होता तो तब भी न्यूजीलैंड बॉल इतनी बची हुई कि चेस कर लेते। तो ये एक अफगानिस्तान के जैसा मैंने आपको बोला था कि न्यूजीलैंड हम 70 से 60% जा रहे हैं न्यूजीलैंड जीतेगा, वैसा ही हुआ। न्यूजीलैंड ने जो भी बजाई है। फिर उसके बाद फिर दूसरे मैच में आ जाओ तो इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग ली, कंडीशन को नज़र रखते हुए कि बैटिंग पैराडाइज है, 200 प्लस मारेंगे। लेकिन भाई नेपाल ने तो जिस तरीके से भी पावर प्ले में सॉल्व की पहली विकेट की डेब्यू था ये माला की डेब्यू में ही पहली विकेट इसकी गिर गई, नमक जैसे ही बैटल ने भी बटलर के साथ थोड़ी पार्टनरशिप डालना शुरू की, और थोड़ी इनपुट आ ही रहा था पावर प्ले में कि बटलर विकेट दे के चले गया नंदन यादव को। फिर उसके बाद फिर आपका टॉम बेंटन आया, उसकी विकेट गिर गई संदीप लमीचा आने की बॉल पर। स्लिप स्वीप मारने जा रहा था, रिवर्स स्वीप, तो उसके चक्कर में ये विकेट दे गया। हैरी ब्रूक ने भी मिलकर बैटल के साथ जो भी पार्टनरशिप बनाई, असल जो भी है वो इनिंग यहीं से भी बिल्ड हुई। फिर बैटल के आउट होने के सैम करन, फिर ब्रूक, फिर उसको आर्चर, इस तरीके से लाइन लग गई। लेकिन जैकमिल ने फिर भी एंड तक डेथ ओवर तक खड़े रह के 216 के स्ट्राइक रेट से रन 23 रन किए। उसका हम आगे अभी आपको एनालिसिस बताएंगे आपको क्या है। फिर नेपाल ने भी बोर्तल ने अच्छी स्टार्टिंग दी थी, आसिफ शेख अच्छा कॉम्पिट दिख रहा था, लेकिन जैसे स्पिन का स्टार्ट हुआ तो ये दोनों ये विकेट दे के चले गए। तो फिर पोडल और फिर दीपेंद्र सिंह आयरी ये भी दोनों ने भी इम्पैक्ट डालना शुरू किया। इन्हीं में एंड तक लेके जा ही रहे थे कि दोनों की विकेटें गिरी। तो फिर नीचे भी आरिफ शेख भी आउट हो गया, लोकेश बाम अकेला खड़ा हुआ था, एंड तक लेके गया, लेकिन आखिरी ओवर में उससे भी चौक हो गया। अब सीनियर सिचुएशन पर आ जाते हैं। इंग्लैंड अगर आज जीता तो ये मैं बता दूं विल जैक की वजह से जीता है। पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मेन पॉइंट क्यों। अगर विल जैक आखिरी बॉल पे 178 रन थे इंग्लैंड के, आखिरी बॉल पे अगर वो छक्का नहीं मारता, वही 6 में से 4 रन इंग्लैंड के काम आए, वरना वो गले पड़ सकता था। अब वो उसका मैं बता देता हूँ क्या। इंग्लैंड बाकायदा दिख रहा था, क्योंकि इंग्लैंड थोड़ा स्लो खेला, अपनी स्टैंड के मुताबिक स्लो खेला,
और नेपाल की जितनी स्टैंड लग सकती थी उसके हिसाब से नेपाल ने अपने हिसाब से बॉलिंग सही करवाई। उसकी वजह ये कि उसका रीज़न ये है कि अब जैसे कि नेपाल में अगर आप बॉलर्स देख लो, जैसा कि मैंने बोला था लम्बी चांद और दीपेंद्र सिंह आयरी ऐसे बॉलर हैं जो दो कॉम्पैक्ट एलिमेंट डाल सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आयरी मीडियम फास्ट भी कराता है और स्पिन भी कराता है, दो तरीके की है। जैसे आपका ब्यू वेबस्टर ऑस्ट्रेलिया में करता है वही वाला इसका भी हिसाब किताब है, और वो भी बैटिंग करता है ब्यू वेबस्टर, तो ये भी अच्छा ऑलराउंडर है। तो ये एक मैंने इन दोनों का आपको मैं बताया था, लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता था कि इसके अलावा आपका जो है नंदन यादव ने भी थोड़ी अच्छी बॉलिंग डाली भाई, बिल्कुल नो डाउट। और जिस तरीके से मैंने बोला था कि नेपाल की बैटिंग वीक है, जैसा कि मैंने पास में मैं सारे मैचेस वगैरह देखते हुआ तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सारी एनालिसिस की थी, लेकिन मैं अंदाज़ा नहीं लगा, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उम्मीद नहीं थी कि मुझे नेपाल इस तरीके की टक्कर देगी, क्योंकि कुशल बोर्तन ने जिस तरीके से स्टार्टिंग दी वो नज़र आ रहा था। बाबर आजम को ना सीखना चाहिए इससे, वो भी गिरे निकल्स के बल्ले से खेल रहे, देखे कि भाई वो खेल कैसे रहा था गैप में, जिस तरीके कॉम्पैक्ट एलिमेंट जो शुरू के जो 3 ओवर है ना फास्ट बॉलर पर उसने निकाला, आसिफ शेख का जिस तरीके से टाइमिंग लग रही थी बहुत बेहतरीन जा रहे थे। गलती इन्होंने ये की डॉसन के आते ही और विल जैक के, गलती ये की स्पिनर के कि इन्होंने थोड़ा सा ढील होगा, आसिफ ने गलती ये की ढीलेपन में हाथ में कैच दे दिया, समझ नहीं आया डॉसन का किया क्या ये, इसने आराम से इजीली बैक फुट पे उसको खेलना चाहिए था, थोड़ा स्ट्रेंथ थोड़ी पक्की पकड़ रख के। कुशल बोर्तल का भी यही करना चाहिए था, लेकिन भाई कैच तो इसी ने दिया था आसिफ शेख का, तो भाई उसने कैच उठा के दे दिया था लुकवुड को। तो ये दो गलती यहाँ से, एक अगर ये पावर प्ले अगर ये कैच कर लेता, 28 रन आए थे 3 ओवर में पावर प्ले में, अगर यहाँ से 60 रन भी अगर ऐड हो जाते, भले चलो 50 भी कर लेते, कम से कम भी कॉम्पैक्ट एलिमेंट आ सकता था। लेकिन फिर वो दीपेंद्र सिंह आयरी ने थोड़ा सा पावर प्ले में इम्पैक्ट डालने की कोशिश की और तकरीबन 45 या 46 तक तो थे 6 ओवर में। तो थोड़ी सी पावर प्ले के बाद पोर्टल खड़ा रहा, थोड़ा एंकर करने लगा, आयरी ने थोड़े तेज रन मारे, आयरी जैसे आउट हुआ, आरिफ शेख भी राहुल रोआ, फिर उसके बाद फिर पॉडल गया तो फिर लोकेश बाम अकेला खड़ी जिस तरीके से डेथ ओवर में जिस तरीके से स्लो बाउंसर को जो हिट दे रहा था ना, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे रहा था और बहुत बेहतरीन लग रहा था कि नेपाल बहुत करीब थी और जीतने के बिल्कुल इक़्तिदार में थी। आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन चाहिए थे और 10 रन उस पर ये लोकेश बाम खड़ा हुआ था और एक चौका भी लगा दिया था। गलती ये ही कि इन्होंने मिस कर दी बॉलिंग और वो उसकी वजह से वो एक बॉल उसको करण केसी की तरफ भी आई तो उसके सिंगल उसने फौरन लेके दे दिया, लेकिन लोकेश बाम ने आखिरी ओवर में चौक किया, वरना अगर वो चौक नहीं करता 10 रन कोई मुश्किल बात नहीं, जो 175 बना चुका था। एक चौका लगा दिया था, आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए तो आराम से पीछे का भी अगर बैकफुट ले लेता, पीछे का भी 4 मार लेता, टाई भी सुपर ओवर पे भी जा सकता था। और वो वहाँ से इंग्लैंड डरी हुई थी, सहमी हुई थी, पकड़ लेता, लेकिन भाई और क्योंकि ऑडियंस अच्छी खासी नेपाल की थी तो भाई वो भी क्राउड का भी एक सबसे बड़ा मतलब डिपेंड करता है। तो ये एक सबसे बड़ी गलती हुई जिसके सबब इंग्लैंड की बचत हो गई, वरना आज ठू हो जाते। वैसा तो हुई है लेकिन और ज़्यादा हो जाती, बचत हो गई वो विल जैक के 4 रन से। तो इसी तरीके से श्रीलंका का मैंने आपको बताया, आयरलैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग ली, इस चक्कर में कि हम चेस करेंगे, थोड़ा तेज़ खेलने की कोशिश करेंगे, इन श्रीलंका को फंसाएंगे। हालांकि ये सबसे गलत डिसीजन था क्योंकि पहली बैटिंग ही ऐसी थी कि वहाँ पे आयरलैंड आराम से थोड़े तेज़ रन करता तो मुमकिन थोड़ी सी बॉलिंग जिस तरीके से नज़र आ रही थी आयरलैंड की वो कर सकता था। तो अभी जैसे कि निशांका और मिशारा ने पावर प्ले में बहुत स्लो खेला, जिसके सबब आपका जो 6 ओवर में जो स्कोर था वो 40 या 38 इस तरीके से था, तो बहुत स्लो था। नहीं तो पावर प्ले के बाद थोड़ा सा तेज़ खेले हैं। कुशल मेंडिस ने कोशिश की इम्पैक्ट डालने की, तो भी थोड़ा सा
तेज खेलने पे गया तो फिर निशांक का विकेट दे गया। फिर पवन रत्न आई कि बैठ के पता नहीं क्या ट्राई करना चाहता, ये समझ से बाहर है। विलर्लत को गलत भेजा, कुशल मेंडी कमिंडू को भेजते ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि कुशल के साथ अच्छी पार्टनरशिप बनती तो और थोड़ा तेज इम्पैक्ट डालता। लेकिन बहरहाल वो रोटेशन चलती रहती तो कमिंडू मेंडी से एंड में डेथ ओवर में अच्छी ने हिटिंग दी, 231 के स्ट्राइक से बहुत बेहतरीन कमाल हिटिंग दी। 19 बॉलों पे 44 हाल आई है। शाना का भी चौक कर गया था। कुशल मेंडिस भी स्लो हो गया एंड में। और अभी गलत ये हुई आयरलैंड की बॉलिंग से। 15 ओवर में 102 रन थे। अगर 20 रन भी अगर दे देते 5 ओवर में, या 30 भी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 उस तरीके से, अगर 142 या 133 तक भी अगर टारगेट जाता आयरलैंड के फेवर में होता। वो जो कुछ कमिंडू मेंडिस का जो तेज स्पेल आया ना आखिरी के 5 ओवर में, जो तकरीबन श्रीलंका के जो 60 रन जो ऐड हुए ना, वो एक नुकसानदेह आया है आयरलैंड का। वो जो पॉल स्टिल्डिंग ने जिस तरीके से स्टार्टिंग दी है ना, क्योंकि चमीरा जिस तरीके से स्लोवर स्विंग कर रहा था, ये नया इम्पैक्ट मैंने देखा है कि नई बॉल से स्लोवर, हालांकि डेथ ओवर पर करते ज़्यादा था फास्ट बॉलर, तो उसकी मिसिंग हुई। फिर वो मिसिंग की वजह से पावर प्ले पूरा ख़राब करके गया स्टर्लिंग। हैरी टेक्टर ने थोड़ा सा देर के साथ पावर प्ले में बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा स्लो था, लेकिन भी सही जा रहा था। फिर ये जैसे ही 1.5 की विकेट गिरी तो लॉर्कन टक्कर आई है, टक्कर के आउट होती कैंपर आया तो हैरी टेक्टर विकेट दे के चले गया। कार्टिस का आउट हो गया, अभी डिलेनी, फिर डॉकरेल आया तो कैंपर विकेट दे के चले गया। तो समझ लो इस तरीके से बस रोटेशन के चक्कर में जल्दी प्रेशर में आके ये लोग चौक करके ऑल आउट हो गए। गलती क्या की, अब मेन डिसीजन आपको मैं बता देता हूँ। पहली मैं दोनों का पहले मैं आपको बता दूँ, श्रीलंका ने पहले पावर प्ले में स्लो खेला, लेकिन बाद में उसको कवर तो कर लिया, बैलेंस तो कर लिया कमिंडू मेंडी से। नुकसान ये हुआ कि 180 तक जा सकता था अगर पावर प्ले थोड़ा सा और बेहतरीन कर लेता। ये एक श्रीलंका की मिस्टेक हुई है और आयरलैंड की ये गलती हुई है। एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि बॉलिंग अपने जो प्लान्स के मुताबिक वो फिर भी एग्जीक्यूट अच्छा कर रहे थे अपने हिसाब से। क्योंकि इतनी स्टैंड बॉलिंग नहीं थी, लेकिन उसके मुताबिक इन्होंने की। हम्फ्री ने जिस तरीके से पावर प्ले में अच्छी आर्म बॉले की, मिसिंग करवाई बॉले पतुम निशंका को, फिर आपका फिर पावर प्ले के बाद और स्पिनर को इन्होंने लगाया था, उससे भी बड़ी बेहतरीन इतनी टर्न हो रही थी उसकी बॉल। उस बॉलर का इसका नाम था गेरी हैरी टेक्टर। बहुत मतलब कमाल की उसकी टर्न हो रही थी। वो सब कोशिश तो की थी कमिंडू मेंडिस को गिराने की, लेकिन काम नहीं हुआ इनका प्लान। लेकिन बैटिंग में ये गलती हुई इनकी, जो पॉल स्टिल्डिंग है उसने सबसे बड़ा ये है कि वो पावर प्ले को सही कैच नहीं किया। 40% जो पावर प्ले है वो सारा इसने ख़राब कर दिया, मिसकरेज कर दिया, जिसके चक्कर में स्लो ओवर मिस। भाई अगर यही अगर करना था तो थोड़ा सा इसकी जो स्टैंड वो हिटिंग ही ले लेता, गैप में लेके मार लेता। ये एक गलती हुई। दूसरी गलती ये कि इन्होंने एंकर करने वाले एक बैट्समैन को नहीं खिलाया जिसका नाम है एंड्री बालबर्नी। इन्होंने लेफ्ट के चक्कर में जाने के चक्कर में बेन कार्टिस को खिला लिया, लेकिन गलती की कार्टिस की जगह अगर बालबर्नी होता तो साथ में कम से कम 1 डाउन भी अगर रखते तो एक आपको ये एक एलिमेंट मिल जाता, आपको एंकर करने वाला, पीछे ट्रैक्टर आपको इनिंग में चलाने वाला, बैलेंस रखने वाला डेड आपके पास मौजूद था ओपन में स्टर्लिंग के साथ। और फिर लॉर्ड कुर्टिस कैंपर था। फिर आपके पीछे फिनिशिंग की एबिलिटी जो है वो टक्कर को रखते। ये एक गलती की इन्होंने ये की कि कैंपर को बाद में भेजा, टक्कर को ऊपर भेज दिया। हालांकि
टक्कर को ये नीचे भेजते, कैंपर को ऊपर भेजते तो मुमकिन था कि ट्रैक्टर को वो सेव कर लेता, बचाते था, ट्रैक्टर थोड़ा सा इनिंग में आ जाता, तो ये दोनों मिलके बना लेते फिनिशिंग में। एक इनके पास एक कॉम्पैक्ट एक बैट्समैन बचता जिसका नाम है मॉर्गन टक्कर, वो नहीं था, उसको उन्होंने गलती की ऊपर बेच के, पीछे भी कैंपर अकेला खड़ा रह गया, कोई फिनिशर नहीं था, तो भी कैंपर भी जल्द ही जल्द विकेट थ्रो करके चली गया। तो ये छोटी छोटी ये चीज़ें देखने की होती हैं, तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो कि आयरलैंड के गले पड़ गया। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किया जाए, तो जुड़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।